हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों के इस प्यारे से चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और उनका काफ़ी सटीक आंसर यहाँ प्रोवाइड किया गया है ताकि आपके आंसर राइटिंग काफी बेस्ट हो सके और आप काफी बेस्ट नंबर ऑब्टेन कर सके। तो मैं बता दूं कि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं उसका वीडियो का सीरीज नंबर 2 है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, तो लिखिएगा द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू a number of charges is equal to the vector sum of all the electric forces acting independently on the given charge and the force applied by any charge is not affected by the presence of other charges। ठीक है बच्चे लोग। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है क्या होता है। तो चलिए इसको मैं आपको लैंग्वेज बता दिया और आपको एग्जैक्टली ये लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसे समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए मेरा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहने का ये सेंस है कि अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस दिए हुए Q1, Q2, Q3, Q4, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। सपोज कर लो ये फोर्स F1 लगाया, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये F2 फोर्स लगाया, ये चार्ज इस पे F3 फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे F4 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा ये कहता है कि किसी भी सिंगल चार्ज पर ढेर सारे चार्जेस के द्वारा जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, फिर से सुन लीजिए, किसी भी सिंगल चार्ज पर ढेर सारे चार्जेस के द्वारा जो भी टोटल यानी रिजल्टेंट फोर्स लगेंगे वो फोर्स सारे चार्जेस के द्वारा इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मतलब फिर से समझ लीजिए कि कोई सिंगल चार्ज है और इस सिंगल चार्ज पे Q1 F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है, ये F3 फोर्स लगा रहा है और Q4 F4 फोर्स लगा रहा है। तो इस चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स या टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ये जितने चार्जेस हैं सभी चार्जेस के द्वारा इंडिविजुअली जितना फोर्स लग रहा है वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मतलब अगर इस चार्ज पर लगने वाला टोटल इन सभी चार्जेस के द्वारा टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स अगर F हो तो F क्या होगा, सभी फोर्सेस के सभी जो इंडिविजुअली फोर्स लगे हैं उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है। ये और एक बात ऐड किया गया है कि एंड द
फोर्स अप्लाइड बाय एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स बाकी अदर चार्जेस के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि सर ये Q1 चार्ज जो है ये Q चार्ज पे फोर्स लगा रहा था F1, और अगर इसके बगल में इतने सारे चार्ज आके रुक जाए, अगर इसके बगल में इतने सारे चार्ज को आके रख दिए जाए तो ये जो फोर्स लगा रहा है उसके फोर्स के वैल्यू में कमी आएगा या फिर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा वैल्यू या चेंज नहीं होगा। मतलब ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स लगाते रहेगा, इसके बगल में कोई दूसरा चार्ज आए या नहीं आए। इसलिए बोला गया है कि किसी भी एक चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स बाकी अदर चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स से अफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए आज का, नोट कर लेंगे इसको। वीडियो को पॉज करते जाइएगा बच्चे लोग और नोट करते जाइएगा, ठीक है। और ये काफ़ी आंसर सटीक है और इसी को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको लिखना है कि द एरिया अराउंड a charge particle in which another charge particle experiences a force of attraction or repulsion, ठीक है। चलिए जैसे देखो बच्चे लोग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या बताना है, क्या पढ़ना है, आपको क्या लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वैसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आके रखा जाए तो ये चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, लेकिन यहां पर समझना ये बात है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल फोर्स तो लगाता है दूसरे चार्ज पर, लेकिन कितना डिस्टेंस तक फोर्स लगा पाएगा, ये कितना डिस्टेंस तक फोर्स लगा पाएगा। तो जितना डिस्टेंस तक ये फोर्स लगा पाएगा, जितना एरिया तक फोर्स लगा पाएगा, वही एरिया इस चार्ज पार्टिकल के लिए क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि ये चार्ज पार्टिकल जो है उसका एरिया कितना है, उसका बाउंड्री कहाँ तक है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस तक फोर्स को लगा सकता है। तो वो जो एरिया है किसी चार्ज पार्टिकल का, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिस्टेंस तक बनता है तो ये जो हम दिखाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करके दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इतना डिस्टेंस तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन लिखने के बाद आप इस एक सिंपल फिगर भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए 2 मार्क्स के लिए ये काफी ज्यादा इतना आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है आज का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो आप बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field, at a point in an electric field is equal to the force acting on
force acting on unit positive test charge, unit positive test charge placed at that point, placed at that point। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लिख लीजिएगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? वेक्टर का साइन लगा करके। तो आप लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ठीक है, एरो साइन लगा लेना। एंड इसका जो फार्मूला आप लिखेंगे E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या लिखेंगे? बोलिए, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होगा? कूलम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम होगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने एक आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला ये भी होता है। तो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे आप ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर पोटेंशियल का हो जाएगा वोल्ट, और dx जो है डिस्टेंस होता है, इसका होता है मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आपको इतना लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, अब बात मैं इसे समझ आ रहा हूं कैसे समझना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो सपोज कर लो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है ना, ये एक चार्ज पार्टिकल है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिस्टेंस तक है। ठीक है, तो सपोज कर लो इसके किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर इस जगह पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फिर से अच्छे समझना बच्चों, यहां किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स acting on unit positive test charge placed at that point। तो इसलिए इसका क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगर ऐसा यूनिट की बात होगा तो न्यूटन पर कूलम बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा यूनिट मैं बता रहा हूँ ये वाला चीज, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछ जाते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, और पूछेंगे कि आखिर सर ये होता कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV/dx। ठीक है, और इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग क्या होता है, वोल्ट पर मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस, आर दोज इमेजिनरी लाइंस, या फिर आप बोल सकते हैं दोज इमेजिनरी कर्व्स which are used to represent an electric field। ठीक है, आप चाहे तो सेकंड डिफिनेशन भी दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इफ अनदर मतलब इन अनदर वर्ड्स आप बोल सकते हो, इन अनदर वर्ड्स, in another words, if a unit positive test charge, unit positive test charge is free to move in an electric field, to move in an electric field,
then the path through which it moves is called electric field lines, ठीक है। it is also called electric lines of forces, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो ऐसे इमेजिनरी लाइन होते हैं, ऐसे इमेजिनरी कर्व होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफिनेशन बहुत ही आसान था। सेकंड डिफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, ठीक है। ये बात मैं समझाने जा रहा हूं, तो सुन लीजिए क्या है। देखो मैंने मान लिया है यहां पर क्या रखा हुआ है बच्चे लोग, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या बोल रहे हैं हमें, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री हो, मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री हो, तो जिस पाथ से होकर के वो जाएगा, जिस पाथ से होकर के वो आगे बढ़ेगा, उसी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। यहां पे समझिएगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया और ये चार्ज मूव करने के लिए फ्री है। तो बताइए किस रास्ते से जाएगा, किस पाथ से जाएगा? सर ये ऐसे चला जाएगा। तो ये जो पाथ हुआ कि जिस पाथ से होकर के वह मोशन करेगा, वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। अगर आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रख दो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखना और इसको मूव करने के लिए फ्री छोड़ दीजिए, ये कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा आप ही बताओ। सर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल करने से ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जिस रास्ते से होकर, जिस पाथ से होकर के जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। यहाँ पे आप रख के देख लो, ये कैसे जाएगा, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन क्या हुआ कि अगर, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करने के लिए फ्री हो, तो जिस पाथ से होकर के वह मूव कर सकता है, उसी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। और सबसे सिंपल डिफिनेशन ये वाला है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी इमेजिनरी लाइंस यूज किए जाते हैं, जो भी इमेजिनरी लाइंस या फिर बोलो इमेजिनरी कर्व्स यूज किए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करें और नोट करें इसे, ठीक है बच्चे लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग, 5 क्वेश्चन है आज का, वो है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखिए बच्चे लोग, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ढेर सारे प्रॉपर्टी होते हैं, बट जब आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी आप मिनिमम लिख देना, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज मैं लिखता हूं और उसमें से कोई भी 3 आप लिख देंगे। तो चलिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always originate from positive
पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज बोल लो या फिर पोल बोल लो, ठीक है, पोल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पोल भी बोल सकते हो, पॉजिटिव पोल या फिर पॉजिटिव चार्ज बोल दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पोल, ठीक है, इस जगह पे नहीं। चलो, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि द टेंजेंट डाउन at any point of an electric field line represent the direction of electric field at that point, ठीक है। चलिए, आप ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं बच्चे लोग कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देयर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा आप लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका रिवर्स भी। 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू each other and they are at equal distances, ठीक है, to each other। चलिए बच्चों, तो मैंने इतने सारे प्रॉपर्टीज लिख डाले हैं और आपको इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव पोल एंड टर्मिनेट्स एंड निगेटिव पोल। देखिए बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव पोल से प्रोड्यूस होते हैं और निगेटिव पोल पे टर्मिनेट होते हैं। देख रहे हैं ना, हमेशा कैसे आते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट कहाँ होगा, निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होगा। बात समझ में आ गया होगा ना बच्चे लोग, ठीक है। चलिए, तो सेकंड आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्लोज लूप का फॉर्मेशन करने का मेरा मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कभी भी ऐसा क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि ये पॉजिटिव टू निगेटिव जा सकते हैं बट निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आ सकते हैं। निगेटिव टू पॉजिटिव आने पर पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लोज फॉर्म बन जाएगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये जो टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। मतलब आप समझ सकते हो, जैसे देख लो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से
है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करते हो तो आपको ये जो टेंजेंट है इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि जिस जगह पे, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहां पर देख लो फिगर को गौर से, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे के काफी क्लोज हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा हर जगह पे सेम होगा। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। एक दूसरे के पैरेलल भी रहेंगे और एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे भी रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट कौन सा फील्ड में? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसको नोट करेंगे जल्दी से। हो गया बच्चे लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन ये आती है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसका क्या रीजन है? बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ये, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका आंसर आपको लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, never intersect each other because electric field line never intersect each other because if they intersect each other, then at point of intersection there can be drawn two tangents and they represent two directions of electric field, two directions of electric field at that point, which is not possible। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो देखिए बच्चे लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम मान लिए, और ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको सेकंड आप मान लो। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में खींचे जा सकते हैं और एक टेंजेंट इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन
में खींचा जा सकता है। अब मैंने बताया कि जब ये टेंजेंट दो खींचे जाएंगे तो टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं? दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को शो करेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7 नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? आपको लिखना है व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, और नेचर भी बोल सकते हो आप, अपोजिट नेचर, आर प्लेस्ड एट very a small distance, then the system is called, then this system is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चे, देखिए अगर यहां बोला जा रहा है कि आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है -Q, तो दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनका साइन अपोजिट हो, और वे अगर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो ये जो आपका सिस्टम बना उस सिस्टम को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनके साइन अपोजिट हो, वे अगर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो ये जो सिस्टम बनता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपको ऐसा ही लिखना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहाँ सेंटर होता है बच्चे लोग, और यहाँ से इस चार्ज के डिस्टेंस को हम लोग L बोलते हैं, यहाँ से इस चार्ज के डिस्टेंस को हम लोग L बोलते हैं। तो चलिए, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में इतना बात लिखना है। ठीक है, तो बच्चे लोग ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ इस वीडियो में, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बताया जा रहा है। ऐसा मैंने वीडियो में दावा नहीं किया है कि ये नीट का, जेईई मेंस का, ये सभी बातें नहीं है। ठीक है, इतना ये तो आपको लैंग्वेज है, और ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो आपको लिखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल and the distance between both charges is called electric dipole moment। ठीक है, it is a vector quantity। कैसा क्वांटिटी होता है बच्चा लोग? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय P और उसके ऊपर एरो का साइन दे देना है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो P = Q × 2L होता है। ठीक है ना, अब
बात करेंगे कि सर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप खुद ही देख लो बच्चे लोग कि ये चार्ज है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होगा, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। गलत, सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा इसको, ये कूलम मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एन अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डेबाई, डेबाई जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक अदर यूनिट है, और एक कूलम्ब मीटर जो होता है वो 3 × 10⁻29 डेबाई के बराबर होता है। हाँ, तो डेबाई को किससे डिनोट किया जा रहा है, डी से डिनोट करते हैं। डेबाई को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है बच्चे लोग। तो आइए देख लेते हैं। देखिए मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कि दो चार्जेज यहाँ पर रखे गए, एक है प्लस चार्ज, है ना, और एक है उतने ही मैग्नीट्यूड का माइनस चार्ज। ये है डाइपोल का सेंटर, ये वाली डिस्टेंस को हम L सपोज करते हैं, ये वाली डिस्टेंस को L सपोज करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, Q हो गया, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब L और L2L, उनके प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो जरूर पूछिएगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है। तो इसका डायरेक्शन ऑलवेज याद रखेंगे। इसका डायरेक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे लोग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू बोथ चार्जेस, along the line joining to both charges from negative to positive charge, from negative to positive charge, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ। लेकिन कैसे, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ किस डायरेक्शन में होता है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन है उसके अलोंग होता है, ठीक है बच्चे लोग। तो चलिए ऐसा यूनिट तो आप समझ ही रहे हैं, कूलम मीटर होता है। एक और ऐसा यूनिट डेबाई होता है, और कूलम मीटर और डेबाई में कौन बड़ा होता है, तो कूलम मीटर बड़ा होता है। एक कूलम मीटर का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, तो 3 × 10⁻29 डेबाई के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगे। तो देखिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि ये आप पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे हमेशा बता है पॉजिटिव चार्ज से ये क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पॉजिटिव चार्ज से ऐसे जाएगा और निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से ऐसे निकलता है, ठीक है, और कैसे घूम कर ऐसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और ऐसे गोल गोल घूम करके कैसे आ जाएगा,
निगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज से निकला, कहाँ पर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। ये ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट हो गया निगेटिव चार्ज पे। यहाँ पर अगर ठीक है ये ऐसे जाएगा और पॉजिटिव चार्ज से निकला और किस तरफ से आएगा, निगेटिव चार्ज में ये आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये फिगर सिर्फ बनाने के लिए आता है, डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बोलिएगा कि सर ये तो रटना पड़ जाएगा, तो सिंपल सा तरीका है, या तो रट लो और नहीं तो फिर समझना है तो यहाँ पे आकर समझ लो आप। जैसे देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको खींचने हैं बच्चे लोग, तो आप क्या कर लो, एक तरीका सीखो कि सिर्फ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं पर आप रख करके फ्री छोड़ दीजिए मूव करने के लिए। तो जिस पाथ से होकर वो मूव करेगा वही पाथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो कोई भी आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो और उसको फ्री छोड़ दो ना। ठीक है, तो फ्री छोड़ दीजिए। जैसे मैंने आप क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, अब बताओ, और इसको रख करके फ्री छोड़ दिया, बताओ ये कैसे मोशन करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस पाथ से जाएगा वही पाथ, वही रास्ता इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। तो बताओ, तो आप बोलिएगा सर ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा किधर, सीधा डायरेक्शन में। लेकिन सीधा डायरेक्शन में कब रिपेल करता, जब ये अकेले चार्ज रहता तब ना, ये नहीं रहता तब। अकेले चार्ज होता, सिंगल चार्ज होता तो ये इसको उधर रिपेल करता है, लेकिन अकेले तो है नहीं। तो जब अकेले चार्ज नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इसको, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में, और उसी टाइम ये क्या करेगा, चलो तुम इधर आओ मेरे तरफ आओ। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे न जा करके मुड़ जाएगा, और मुड़ करके कहाँ पर चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। तो समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चल गया। वैसे अगर यही चार्ज को मैं यहाँ पे रख दूँ और पूछूं कि कैसे जाएगा, तो क्या अगर ये अकेले चार्ज रहता, सिंगल चार्ज रहता, तो ये इसको कैसे करता, इस डायरेक्शन में रिपेल कर देता। लेकिन ये भी चुकी है, अभी ये भी है, तो ये क्या कर, इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन माइनस क्या करेगा, चलो मेरे तरफ भी आ जाओ, वो भी फोर्स लगाएगा इस पे। तो ये क्या होगा, ऐसे ना जा करके मुड़ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम देख रहे हैं कैसे बन गया। अब 2 डायग्राम हम जान गए, तो बाकी ऐसे ऐसे कर दो आप, है ना, ऐसे ऐसे कर दो, ये क्या हो जाएगा, डायग्राम बन गया। ठीक है, यहाँ पर अगर चार्ज को आप रख के देखो तो ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को रिपेल करेगा ऐसे, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इसका डायरेक्शन स्ट्रेट ना होकर के क्या होगा, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, और मुड़ करके कहाँ पर आएगा, ऐसे टर्मिनेट होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि प्लस क्यू चार्ज अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये प्लस इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, लेकिन ये माइनस क्या कहेगा, बोलेगा कि अरे तुम उधर क्यों जा रहे हो, ठीक है मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये आपके तरफ मुड़ जाएगा, और मुड़ करके क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे जाएगा, और इस तरीके से ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल सीधा रिपेल कर देगा, तो इसका डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो क्या करेगा, ये माइनस क्यू सीधे इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इस डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। ठीक है, तो यही बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो 10 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। ठीक है, ढेर सारे प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये 2 नंबर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली और नॉर्मली थ्रू ए surface placed in an electric field
ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय फाई, एंड फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। एक फॉर्मूला ये लिख दो। अब ये जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई कॉस थीटा होता है। बात समझ गए। जहाँ क्या आप बोल सकते हो ई क्या होता है सर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये जो ए होता है, ये जो ए होता है वो होता है एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब बात रहा एसआई यूनिट का, सर इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, तो आप देख लो एसआई यूनिट खुद से बनाने का चीज़ है बच्चा लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, आप बताओ सब लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, बोलो बच्चे लोग, न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एसआई यूनिट क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर बताया था, याद है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, और यहाँ एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर वोल्ट, मीटर का पावर -1 क्या आएगा, वोल्ट मीटर। तो या तो आप बोल दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोलेंगे किसको, आपको समझना है। तो समझाने के लिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि देखो सपोज कर लो ये प्लस चार्ज है और इसके द्वारा ये इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऐसे एक सरफेस रखा गया, ठीक है, और ये सरफेस रखा गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करेंगे बच्चे लोग, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करेंगे उनके नंबर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू ए सरफेस, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रख दो और उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यह स्केलर क्वांटिटी होता है। चूंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो किसी भी एरिया से पास कर रहा है। समझ गए बच्चे लोग। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग अपना बेस्ट तैयारी करते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।